हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? ठीक हो सभी? और किसी का बैकलॉग तो नहीं है? आप बार बार शिकायत करते रहते हैं या डाउट्स ग्रुप में भी भेजते रहते हैं, मैम हम कैसे पूरा करें? तो भाई आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमेशा बस यही ध्यान रखना होगा अपने मन मस्तिष्क में कि मुझे अपना जो भी होमवर्क है, जो एब्सेंट वर्क है, वो कंप्लीट करना है। जैसे आप स्कूल का करते हो ना, वैसे ही आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होमवर्क भी पूरा करना होगा। तो बस ये है कि हाँ, यहाँ पर पूरा टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो। इसकी स्पीड बढ़ाकर और फिर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगी। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि दिगंत भाग 2। और दिगंत भाग 2 का हमारा 9 चैप्टर कल स्टार्ट हो चुका है। कल हमने नामवर सिंह जी का जीवन परिचय पढ़ा था। काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा जीवन परिचय था और बाकायदा उनका जीवन परिचय सही में इतना बड़ा है, छोटा सा नहीं है कि किसी भी और साहित्यकार का दे दिया है, क्योंकि आलोचक है वे, निबंध गद्यकार थे वे और समीक्षक थे। और जो आलोचनात्मक साहित्य रचता है ना, उनका जीवन परिचय वैसे ही काफ़ी प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है और उनके मन मस्तिष्क में भी काफ़ी गहराई है। जैसे अभी आप ये जो निबंध पढ़ोगे उनका प्रगीत और समाज, आपको एक बार के लिए तो समझ में आएगा ही नहीं। सबसे पहले तो आप बोलोगे प्रगीत की जगह बच्चे प्रगति बोलेंगे। प्रगीत को मोस्टली बच्चे प्रगति पढ़ेंगे, लेकिन प्रगति अलग है और प्रगीत अलग है। प्रगीत क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रगीत और समाज के बारे में या नामवर सिंह जी क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ पर पॉइंट किया उन्होंने, प्रगीत का तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो फटाफट से आ जाइए हमारी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दिगंत भाग 2 का 9 चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, प्रगीत और समाज। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी प्रगीत क्या होता है। आपने कभी म्यूजिक सुना है? उस म्यूजिक में लिरिक्स होती है, लिरिक्स। उस लिरिक्स को ही प्रगीत कहा जाता है। यानी कि काव्य के अंदर जब लय आ जाता है वह, तो वो क्या बन जाता है? लिरिक्स बन जाता है, वो प्रगीत बन जाता है। अब ये कहा जा रहा है, ये प्रगीत और समाज जो निबंधात्मक आलोचनात्मक जो निबंध लिखा है नामवर सिंह जी ने, इसका मूल भाव ये है कि आज की वर्तमान स्थिति में अगर समाज, क्योंकि कोई भी कवि है या कोई भी साहित्यकार है, अपनी कविता में अगर कोई किसी प्रकार का प्रगीत देना चाहता है तो समाज उस पर अंकुश लगाता है। ये जो साहित्य समाज है उसकी आलोचना करता है, उस पर अंकुश लगाता है। इस साहित्य समाज की अंकुश लगाने के कारण प्रगीत और समाज दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, दोनों में संतुलन नहीं बैठ पाता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए नामवर सिंह जी ने प्रगीत और समाज नामक आलोचनात्मक निबंध की रचना की है और बताने का प्रयास करा है। साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भी यहाँ पर विचार प्रस्तुत करे हैं और भी बहुत सारे विचार है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर करे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये चैप्टर है। प्रगीत और समाज। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है कि कविता जो है उसके ऊपर समाज का दबाव, कि समाज के जो लोग हैं, साहित्य समाज के लोग हैं, वो कविता पर पूरा दबाव बना हुआ है कि कविता कैसी होनी चाहिए, समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्या विकार होना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए, साथ में उसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, किस तरह का काव्य प्रचलन में है, किस तरह की कविता को प्रस्तुत किया जा रहा है, किस तरह की कविताओं को स्वीकार किया जा रहा है। तो समाज का जो दबाव है कविता पर पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कवियों की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। जो आलोचना है वो भी कवियों, ज्यादातर कविताओं की जो सामाजिक सार्थकता है वो क्या है? आलोचना ढूंढने में है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी, यानी कि जो लिरिक्स को यूज करते हैं, उनको प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर मिलती है। अगर हम समाज शास्त्रीय विश्लेषण करना चाहें, ये सामाजिक यथार्थ यानी कि समाज की वास्तविक स्थिति को देखना चाहे, तो ये आज का जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है। तो आज की जो व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती इन्हीं की ओर मिलती है, इन्हीं की ओर संकेत करती है। अब यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि प्रगीत किस प्रकार से प्रगीत का किस प्रकार से प्रगीत पर समाज का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, लिरिक्स का। अब यहाँ पर प्रगीत एक तरह से प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या है कि काव्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्रबंध और दूसरा होता है मुक्तक।
ठीक है। अब प्रबंध का मतलब होता है प्रवृत्तियों में बंधे रहना। क्या बोलेंगे इसे? प्रवृत्तियों में बंधे रहना। तो प्रवृत्तियों में बंधे रहकर जिस काव्य की रचना की जाती है वो प्रगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगीत कहलाता है। और मुक्तक, लेकिन आज का जो जमाना है, नामवर सिंह जी का जो जमाना था, वह मुक्तक शैली में अपनाने को कह रहा है कि जो कविता है वो मुक्तक शैली में होनी चाहिए, स्वच्छंद होनी चाहिए, प्रबंधात्मक नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लिरिक्स नहीं होना चाहिए, लयबद्ध नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे इल्जामात उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो नामवर सिंह जी उस प्रगीत और समाज की जो रूपरेखा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कविता में जहां तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्य दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की ओर अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। अब देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ को इस तरह से समझना होगा आपको कि जो प्रगीत धर्मी है, प्रगीत धर्मी की यानी कि नामवर सिंह जी कह रहे हैं कि जो समाज है वो प्रगीत को अगर अस्वीकार कर रहा है तो उसका कारण यह है कि प्रगीत की जो कविताएं है, जो लिरिक्स की कविताएं है, वो समाज की वास्तविकता को नहीं बताती है। लिरिक्स की कविताएं, प्रगीत की कविताएं, जो प्रगीत धर्मी कविताएं है, वो समाज की वास्तविकता को नहीं बताती है, बल्कि जो प्रगीत से विरुद्ध, प्रगीत से अपेक्षित, जिन्होंने प्रगीत का प्रयोग नहीं करा है, लिरिक्स का प्रयोग नहीं करा है, वह समाज की वास्तविकता को बताता है। तो यहाँ हम प्रगीत बता देंगे पुरानी कविताएं, सीधी सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। और मुक्तक जो हो जाएगा, मुक्तक नहीं कहेंगे हम, एक और वर्ड कहेंगे, वो मैं आपको फिर बताती हूँ। तो यहाँ प्रगीत का मतलब होता है पुरानी कविता। और पुरानी कविताओं में क्या होता था बच्चों? या तो ईश्वर भक्ति होती थी या फिर राजा की भक्ति होती थी। पुरानी कविताओं में या तो ईश्वर भक्ति होती थी या राजा की भक्ति होती थी या फिर नारी सौंदर्य होता था। नारी सौंदर्य यही होता था। इनमें ही तो लिरिक्स है, इनको ही तो गाया जा सकता है। इन सभी की ऐसी कविताओं में क्या है बच्चों? प्रगीत। लेकिन आज का जो समाज है वो ये कह रहा है, जो समाज है वो कह रहा है कि भाई कविताओं में प्रगीत होना आवश्यक नहीं है। प्रगीत के चक्कर में हम यथार्थता को खो देते हैं। प्रगीत के चक्कर में हम वास्तविकता, वास्तविकता का मतलब होता है सत्य या सत्य, उसको हम छोड़ रहे हैं। प्रगीत के चक्कर में हम समाज की वास्तविकता और समाज के सत्य को हम छोड़ रहे हैं। अगर हम प्रगीत की तरफ ध्यान देते हैं तो केवल ईश्वर भक्ति की जा सकती है, राजा भक्ति की जा सकती है, या फिर नारी सौंदर्य को बताया जा सकता है, या फिर प्रकृति सौंदर्य। एक और दिया था प्रकृति सौंदर्य। बस हमारा जो काव्य है वो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं पर टिका हुआ है। किसी ने ये नहीं सोचा है कि समाज की वास्तविकता को भी काव्य के आधार पर बताया जा सकता है, जो सीधी सरल भाषा में सहज समझने योग्य होती है। तो नामवर सिंह जी यही कह रहे हैं कि प्रगीत और समाज में दोनों के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उस अंतर्द्वंद को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। बच्चों समझ में आया आपको कि प्रगीत क्या है, समाज क्या है, समाज क्यों, समाज क्या है वो तो पता है, लेकिन प्रगीत को समाज क्यों नकार रहा है, समाज क्यों इसकी उपेक्षा कर रहा है, समाज क्यों इस प्रगीत को कविताओं में यथावत बने नहीं रहना देना चाहता है। समझ में आया? क्योंकि समाज की वास्तविकता और सत्य को उजागर नहीं किया जा सकता है। लिरिक्स की कविताओं में आप सिर्फ गाना गा सकते हो, लिरिक्स की कविताओं में समाज के यथार्थ को प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए आपको लिरिक्स को छोड़ना होगा, प्रगीत को छोड़ना होगा। ठीक है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे। प्रबंध काव्य मैंने आपको बताया कि जो खंड काव्य महाकाव्य है, जिसमें आप किसी जैसे खंड काव्य में दिया गया है प्रिय प्रवास एक खंड काव्य महाकाव्य है, और ऐसे ही वैदेही वनवास है, या फिर आप साकेत महाकाव्य ले लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे महाकाव्य है, कालिदास का महाकाव्य है। इनमें क्या है? सब कुछ सुंदरता है, सारी जगह सुंदरता बताई है, विरह वेदना बता दी है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन कहीं पर भी बताया है, जैसे हम साकेत की बात करते हैं तो नारियों के उत्थान के बारे में बताया है, नारियों की स्थिति के बारे में बताया है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि श्रृंगार की तरफ
इनका अधिकतर रुझान श्रृंगार की तरफ था, सुंदरता की तरफ था, या राजसी ठाट बाट की तरफ था, लिरिक्स था। मतलब उसको किसी ना किसी तरह से लिरिक्स यानी कि सुर देने की कोशिश की है। लय, यति, गति, तुक का ध्यान रखा गया है, वो होता है लिरिक्स, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं छंद, ठीक है, छंद जो छंदोबद्ध रचना जिसे कहा जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप छंदबद्ध रचना को नहीं देखेंगे। अलंकार आपका फिर भी मिल जाएगा, आपका रस फिर भी मिल जाएगा, काव्य सौंदर्य में आपको छंद बहुत कम देखोगे। छंद हमारे वैदिक साहित्य या प्राचीन साहित्य में ही रखे गए हैं और उन्हीं के आधार पर आप छंद देख सकते हो। रामचरितमानस जो लिखी गई है पूरी हमारी चौपाई छंद में लिखी गई है, कहीं कहीं पर दोहा और सौठा भी आ गए, पूरी चौपाई छंद में लिखी गई है, और भी बहुत सारे जो छंदों में लिखे गए हैं। लेकिन वर्तमान जो प्रगतिवादी कवि है या प्रगतिवादी साहित्यकार है वो इस लिरिक्स को थोड़ा सा छोड़कर और समाज की यथार्थता को प्रस्तुत करने के काव्य में आ गए हैं। मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप पढ़ रहे हैं हम, आगे भी आप पढ़ोगे तो वो सब क्या है, समाज की यथार्थता, समाज की वास्तविकता है, तो समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है सीधा। भले ही आप ऐतिहासिक बिंदु ले रहे हो, ऐतिहासिक आप टॉपिक ले रहे हो, विषय ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्या होता है? एक पूर्ण दृश्य होता है। सूरसागर भी इन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। आधुनिक कविता में उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी नहीं मिलता है। इतिवृत्त यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं मिलता है, कोई सार नहीं मिला है। ऐसी लंबी लंबी कविताएं पढ़ने का सार क्या है? आपने प्रबंध काव्य लिख दिया, प्रबंध काव्य क्या होता है? लंबी कविता, लंबी कविता को प्रबंध काव्य कहा जाता है। ऐसे प्रबंध काव्य लिख दिए, लेकिन जो हमारे लिए अनुपयोगी है ऐसी कविताओं को पढ़ने से क्या मतलब? तो छोटी कविताएं लिखिए, छोटी बिल्कुल छोटे शब्दों में लिखिए, लेकिन सार गर्भित लिखिए। उसे सार गर्भित लेखन का यहाँ पर आह्वान किया गया है नामवर सिंह जी के द्वारा। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में भी संभव है। इसी प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है। इसलिए जो ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। जैसे जैसे उनको पता चला कि भाई ये जो भक्ति काल का समय है फिर वो रीति काल में बदला, रीति काल का समय जो आश्रयदाताओं की शरण में और उनके ही तारीफों में, उनकी प्रशंसा में जाने लगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सोचने में पड़ गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या, काव्य किस तरफ जा रहा है, काव्य किस दिशा की तरफ जा रहा है। समाजोन्मुखी तो है ही नहीं, समाज को प्रेरणा देने वाला तो काव्य है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो चिंता थी वो चिंता कैसे दूर हुई? जब जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ऐसे काव्य लिख डाले जिनमें प्रतिध्वनि, वीर, उत्साह का भाव संचार था, जिसमें प्रलय की छाया, जिसमें उत्साह और वीरता के भाव दिखाई देते हैं। कामायनी जैसी जो समाज को बता रही है कि समाज के व्यक्ति जब भटक जाते हैं तो उनको किस दिशा में जाना चाहिए। निराला की राम की शक्ति पूजा, कि जब आप शक्ति की पूजा कर रहे हो अपने अंतर मन के अंदर, आप जब शक्ति की पूजा करते हो तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस शक्ति की पूजा से रोक सकती है। तुलसीदास जैसे आख्यान, यहाँ पर निराला जी की ही तुलसीदास एक रचना है। ऐसे आख्यानक काव्य जो है, जो कथा साहित्य के आधार पर एक कहानी की तरह चले हैं और समाज को कुछ प्रेरणा देने वाले हैं, जब वे आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काफी संतुष्ट हुए। उन्हें संतोष प्राप्त हुआ कि समाज में अब जागरूकता आने वाली लग गई है। या काव्य साहित्य शास्त्रियों की, यह समाज जो हमारा साहित्य है, साहित्य समाज के अंतर्गत भी जागरूकता स्थापित हो चुकी है। आगे देखिए, स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले जाने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं को पूरा एहसास न था। अब देखिए, उन्होंने यहाँ बात करी है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्रसिद्ध थे लंबी कविता लिखने के लिए। लंबी कविताएं लिखी है उन्होंने। क्या लिखी है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध की एक विशेषता है कि उनकी जो कविता है वो लंबी कविता थी। और लंबी कविता का सार क्या होना चाहिए?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले जाने के लिए आग्रह किया। तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी, आत्मपरक जो अपने स्वयं पर लिखते थे, स्वयं के आधार पर कविता का निर्माण करते थे, ऐसे प्रगीत धर्मी जो लिरिक्स को पसंद करते थे, छोटी कविताओं में निहित, जो वो कह रहे हैं कि छोटी कविताओं में भी निहित यानी है सामाजिक सार्थकता, सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। उनको ये एहसास नहीं था कि सामाजिक सार्थकता होना भी जरूरी है, तो छोटी छोटी कविताओं में सिर्फ लिरिक्स के रूप में लिख लेते थे। और गजानन माधव मुक्तिबोध की भले ही लंबी कविता है, लेकिन उसमें नाट्यधर्मी कविताओं में सामाजिक यथार्थता को व्यक्त किया गया है। लेकिन इस बात में न तो संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति है। आत्मपरक कविताएं क्या होती है, या आत्मपरक कहानी क्या होती है, या आत्मपरक निबंध क्या होता है, या आत्मपरक नाटक क्या होता है, मतलब स्वयं को आधार मानकर ऑटोबायोग्राफी टाइप आपको लिखनी है कि मैं यहाँ पर फला गया था, मैंने यहाँ लेखक को देखा। जैसे हमने मनु भंडारी की जो कहानी पढ़ी थी, एक कहानी, यह भी उनकी आत्मकथात्मक कहानी है, उन्होंने स्वयं को लेकर पूरे चरित्रों का यहाँ पर बखान किया है। ऐसे ही आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी, तो जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। अगर मुक्तिबोध की कविताओं को लंबी मानकर हम हटा देते तो ऐसा सफल नहीं हो पाते, हम काव्य की उन प्रवृत्तियों को रखने में सफल नहीं हो पाते जो मुक्तिबोध ने दी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत अच्छी कविता है सहर्ष स्वीकारा, कि सहर्ष हमने जो भी मिला प्रकृति से, जो भी समाज से मिला, हमने स्वीकार कर लिया। बहुत ही शानदार कविता है, आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रही हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। कि काव्य का सिद्धांत था, काव्य के सिद्धांतों पर खरी उतरने वाली छोटी कविताएं भी है, लेकिन वो प्रगीत धर्मिता से अभी थोड़ी सी अलग हट रही है। प्रगीत धर्मिता के अंतर्गत वे नहीं आई है जो समाज की सार्थकता को व्यक्त कर रही है। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली है। अब देखिए, ये जो नामवर सिंह जी ने जो निबंध लिखा है वो भी क्या आत्मपरक। मैंने शब्द आते ही यहाँ पर क्या हो गया, मुझे शब्द कौन है यहाँ पर, नामवर सिंह जी। अब ये जो नामवर सिंह जी है, इन्होंने जो निबंध लिखा है आलोचनात्मक निबंध, ये कौन सा है, आत्मपरक है। आत्मपरक, स्वयं को संबोधित करते हुए लिखा है। किससे मिली है, नामवर सिंह जी को जो इस दिशा में पुनर्विचार करने के लिए जो प्रेरणा मिली है, किस दिशा में प्रगीत और समाज पर विचार करने के लिए, वो कहाँ से मिली है, मुक्तिबोध के काव्य से मिली है। याद रखिएगा, किससे मिली है, मुक्तिबोध के काव्य से उनको प्रेरणा मिली है नामवर सिंह जी को। इस दिशा में पुनर्विचार करने के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है, और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। कि लंबी कविताओं में जो भाव और जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो उनकी छोटी कविताओं में भी सारगर्भित है। छोटी कविताओं का भी जो भाव है वो बहुत बड़ा विशाल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। किसी मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। प्रगीत भूमि जहाँ पर प्रगीत है, जहाँ पर लिरिक्स है, जहाँ पर संगीत है, हम उसे संगीत बोल सकते हैं, संगीत की भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य, समूचा का मतलब संपूर्ण, मुक्तिबोध का संपूर्ण काव्य मूलतः आत्मपरक है तीव्रतम रूप में। कि तीव्रतम तेज रूप में भी मुक्तिबोध का जो समूचा काव्य कैसा है, आत्मपरक, स्वयं के ऊपर लिखा गया, चाहे काव्य लिखा गया, चाहे कुछ भी लिखा गया, स्वयं पे लिखा गया है। ठीक है, रचना विन्यास, विन्यास का मतलब होता है रचना आप किन किन तरीके से कर रहे हो, विन्यास का मतलब टुकड़े करना, टुकड़े करना। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है। नाटक धर्मी का मतलब है नाटकीयता के रूप में है, नाटकीय रूप में है। ठीक है,
और कहीं नाटकीय एकालाप है, एक ही तरह का है, नाटक भी एक आलाप में ही है, कहीं नाटकीय प्रगीत है, कहीं नाटक लिरिक्स में चला गया है यानी कि संगीत में चला गया है, और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है, जैसे सहर्ष स्वीकारा आ गया। देखिए बहुत अच्छी कविता है, मैंने इसको पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ी। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है कि निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, कि जो मैंने लिखा है उसमें बिना संदेह कि जो कहानी और केवल आपका आभास है, आपकी सोच है, ठीक है। नाटकीयता केवल मरीचिका है, और वह मरीचिका का मतलब क्या होता है, प्यास, उसे पाने की इच्छा रखना, और वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है, और जो नाटकीयता है वो क्या है, भाव है। भाव आपको समझ में आ गए तो पूरी नाटकीयता, पूरा नाटक, पूरी नौटंकी आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कि ये जो आत्मपरकता है और यह भावमयता है, मुक्तिबोध की कोई सीमा नहीं है। सीमा का मतलब होता है कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उनकी शक्ति है, ये उनकी ताकत है, ये उनका बल है, जो उनकी हर कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करता है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। प्रगीत नायक कौन है भाई, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो उसको आत्मपरक कविता के रूप में लिख डालते हैं। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, जिनका अंतःकरण यानी कि जिनका मन बहुत छोटा है। इस पूरी पंक्ति का मतलब ये होगा जिनका मन, जिनका हृदय छोटा है, जिनका हृदय छोटा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं, कि ये जो आत्मपरक प्रगीत है, ये लिरिक्स है जो आत्मपरक है, सीधे मन से निकलते हैं, लेखक अपने द्वारा कह रहा है, जो भी वाक्य कह रहा है, नाट्य धर्मी यानी कि नाटकीय रूप में लंबी कविताओं के समान ही, सदृश यानी समान, यथार्थ यानी सत्य, सत्य को प्रतिध्वनित यानी सत्य को उजागर करता है, उजागर करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला देता है। अंतर जगत, आंतरिक जगत, आंतरिक संसार, या फिर जिसे मन कहते हैं, उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इंद्रिय उद्बुद्धता का मतलब होता है इंद्रियों द्वारा कितना ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, इंद्रियों द्वारा कितना समझा जा रहा है, उसे बोलते हैं इंद्रिय उद्बुद्धता। ठीक है, इंद्रिय उद्बुद्धता क्या होती है, जहां इंद्रियों द्वारा आप कितना समझ पा रहे हो। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। देखिए कठिन शब्द कितने लिए, नामवर सिंह जी ने तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली भाषा या भी जो भी सत्सम शब्दावली का प्रयोग करा है, खड़ी बोली नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है। उन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविता के बावजूद ज्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। त्रिलोचन की एक कविता बहुत अच्छी है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। एक चंपा नाम की लड़की होती है, उसको काव्य में डाल दिया, लिरिक्स में डाल दिया है, अनपढ़ होती है, और एक जो लेखक है वो स्वयं त्रिलोचन के यहाँ पे काम करती है, और वो जब लेखक कविता वगैरह जो भी लिखते हैं तो वो कहती है क्या काले काले अक्षर लिख दिए, ये क्या काला काला आपने सब ये बना दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यानी कि नहीं पहचानती है, उसी की भाषा में, जैसी भाषा चंपा बोलती थी। तो त्रिलोचन की जो कविता है वो भी काफ़ी अच्छी है, और सामाजिक धरातल को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण अंचल को बताने में काफ़ी सार्थक सिद्ध हुई है। और जो माधव मुक्ति बोध हैं उनकी भी कविताएं काफ़ी सार्थक सिद्ध हुई है, और वे भी प्रगतिवादी कविताओं के पक्षधर माने जाते हैं, लेकिन त्रिलोचन प्रयोगवादी माने जाएंगे। ठीक है,
उन्होंने सोनेट और गीत ही लिखे हैं, अधिकतर त्रिलोचन ने सोनेट और गीत लिखे हैं, कविता उन्होंने बहुत कम लिखी है। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ है। भले ही ये प्रगीत है, भले ही वे कविताएं हैं, लेकिन जैसे रंग बिरंगी ये जो प्रकृति है संसार, इस संसार में जितने तरीके के जीवन, जितने तरह का संसार और जितनी तरह की प्रकृति त्रिलोचन के काव्य में मिलती है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी और कहीं आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। अब त्रिलोचन ने खुद ने सोनेटों में आत्मपरक सोनेट लिखे हैं और सोनेटों में भी बताया है कि भाई मैं क्या हूँ। भाई यहाँ पर वो बता रहे हैं कि चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत उनका एक स्पष्ट चित्र है, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ करके उन्होंने एक साहित्य लिखा है, संग्रह लिखा। उस संग्रह में आप इनके इस प्रगीत नायक के बारे में जान सकते हो। संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है वही त्रिलोचन है, वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं। जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है। कल्प सृष्टि को बोलेंगे कल्पना सृष्टि, कल्पना का जगत, कल्पना संसार बोल सकते हैं, जिसने नितांत व्यक्तिकता, नितांत का मतलब होता है बहुत या अत्यधिक, बहुत या अत्यधिक, आ नहीं रहा इसमें, अत्यधिक व्यक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। विपन्न यानी कि दुखी कहलाएगी, या जिसे हम बोलेंगे विपन्नता बोलेंगे, संकटकालीन, संकटकालीन कही जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। प्रसंगवश वहीं नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मकता अभिव्यक्ति के क्षण बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार में एक झटके से छिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम अथवा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के शिखंचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। अब देखिए यहाँ पर नामवर सिंह जी ने सबसे पहले बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काफ़ी चिंतित थे, उनके बारे में बताया। फिर बताया निराला ने किस प्रकार की कविताओं को लिखा है। फिर उसके बाद में बताया कि भाई गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविताएं थी वो क्या प्रगीत धर्मी है, बिल्कुल प्रगीत धर्मी है, लेकिन समाज की यथार्थता को प्रस्तुत करने का भी उन्होंने कार्य किया है कि समाज जिस प्रगीत को रोकना चाहता है, लेकिन प्रगीत में समाज की यथार्थता है तो फिर समाज उसको क्यों रोक रहा है। नागार्जुन की बात करते हैं, त्रिलोचन की बात करते हैं, तो सभी जो साहित्यकार है ये प्रगीत और समाज दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो इनके साहित्य को नकारा नहीं जाना चाहिए जो समाज और प्रगति के अस्तित्व, उसके यथार्थ के बारे में बताए। ठीक है, प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन के उल्लेख से यही कुछ लोगों की भौहें उठे या तने, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिन्हावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कि हम ये बात करते हैं कि कवि व्यक्तित्व के बारे में समकालीन, कि हमारे समय के समकालीन कवि व्यक्तित्व कौन है, कौन कौन से कवि है जो प्रगीत धर्मी है, जो प्रगीत को मानते हैं, जो लिरिक्स को मानते हैं कि किसी भी काव्य में लिरिक्स का होना जरूरी है। तो काव्य तो तभी बनेगा जब लिरिक्स होगी, उसमें जो गेय शैली में होगा, लय होगा, ताल होगा, छंद होगा, तभी तो वो काव्य बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि चाहे आप किसी की भी बात करें, चाहे आप नागार्जुन की बात करें, चाहे आप त्रिलोचन की बात करें, चाहे आप मुक्तिबोध की बात करें,
सभी ने प्रगीत को समाज के साथ में जोड़ने का प्रयास करा है। और यहाँ पर भी यही बताया है कि नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर देखते हैं। अगर वे नए प्रगीत धर्मी जो कवि है वो अपने साथ जितने भी कवि है या साहित्यकार है उनका जो विकास हो रहा है उस विकास की तरफ अगर नज़र दौड़ाकर देखते हैं तो देखने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिन्हावलोकन यानी कि उसे उच्च स्तर पर रखकर और फिर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस प्रसंग में या जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है। आगे देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। अब यह कवि यहाँ पर बता रहे हैं, लेखक जो है नामवर सिंह जी, वो बता रहे हैं कि अगर कविताओं में प्रगीत नहीं होता, लिरिक्स नहीं होती तो कविताएं क्या जन आक्रोश पैदा कर सकती? क्योंकि कविताएं अगर गेय शैली में नहीं गाई जाती तो क्या जनता आक्रोशित हो जाती, उससे प्रभावित हो जाती? तो गीत गद्य से यानी कि जो काव्य है वो गद्य से काफी सशक्त होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है, जन आक्रोश पैदा करने में सफल सिद्ध होता है, जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के एक पद व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता की ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों के ने प्राय दोहे गेय पद ही लिखे हैं, क्योंकि ये सब कौन थे? भक्तिकालीन। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई लिरिसिज्म बोलेंगे या प्रगीतात्मकता बोलेंगे, ठीक है, प्रगीतात्मकता या फिर लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई है। अब मैं ज़्यादा इसको समझाने नहीं लगूंगी बच्चों, क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, तो जैसे तैसे मुझे देखना है कि ये अभी हमारा कहाँ तक चला है। अभी तो काफ़ी बड़ा है, देखते ये पूरा होता ही नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसे पूरा करने की आज ही। कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में मुझे नहीं रखना है। तुलसी के अलावा हो गया ये हमारा। आगे चलते हैं कि प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष है 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ है, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के कारण, अब ये भक्ति काल से भिन्न क्या है कि जब भक्ति काल के बाद रीति काल आया, भक्ति काल के बाद क्या आ गया भाई? रीति काल आ गया। और ये रीति काल क्या था? श्रृंगार काल कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल को इंग्लिश में रोमांटिक काल बोला जाता है, रोमांटिक समय, ठीक है। तो भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले ही न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इंद्रियता कैसे कि श्रृंगार काल में जब आप आलंबन और उद्दीपन की बात करते हैं तो इंद्रियों का जो योगदान है बहुत अच्छा आता है। अगर आप मतलब इंद्रियों का पूरा योगदान होता है। अगर आपने आंखों से कोई कार्य देखा नहीं है, कोई हरकतें नहीं देखी है, कानों से किसी काव्य को नहीं सुना है और आपने रस प्राप्त नहीं किया है, तो आपकी इंद्रिय जनित जो आभास आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो क्या है, वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे हैं।
जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया था। तो ये बात नामवर सिंह जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता गया वैसे वैसे उसका जो प्रगीत था वो भी धीरे 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 परिवर्तित हो गया। भक्ति काल का प्रगीत था अलग, रीति काल का प्रगीत था अलग, फिर आधुनिक काल का प्रगीत था अलग। आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी जो भी थे उन सभी का जो प्रगीत था वो अलग था। लेकिन प्रबुद्ध जनों को, प्रबुद्ध जन कौन होते हैं भाई? विद्वान जन। प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे। उनकी कहाँ चला गया ये? उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ है एकांत संगीत और अथवा अकेले कंठ की पुकार। एकांत संगीत या अकेले कंठ की पुकार प्रगीतात्मकता का अर्थ है, प्रगीत का अर्थ नहीं है। प्रगीत का अर्थ हो गया है लिरिक्स या लय, और प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ है एकांत संगीत कैसा होता है। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बद्धमूल हो गई कि आज भी संगीत प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है। इसीलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ। फलतः कवि की मानसिकता भी बदली। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व, व्यक्ति बनाम समाज, व्यक्ति या समाज, दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग व्यक्तिपरक थे या आत्मपरक थे, सिर्फ खुद का ही ध्यान रख रहे थे, या कुछ लोग थे जो समाज का ध्यान रख रहे थे। तो व्यक्ति और समाज दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक स्थिति हो गई थी। स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा होने लगा। अंतः संघर्ष, दो विचारधाराएं चली और सॉरी दोनों विचारधाराओं के बीच में अंतर्द्वंद होने लगा, और इसी अंतर संघर्ष के फलस्वरूप वे प्रगीत की तरफ रुझान उनका हो गया। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और इसके रचना विन्यास में पेचीदगी यानी कि कठिनाई आ गई कि अब कैसे हम प्रगीत काव्य की रचना करें। आत्मपरकता कदाचित यानी कि कभी भी और बढ़ती गई। इसके साथ ही आत्मेतरता का दबाव भी, और तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 में लिखी एक कविता याद आ रही है, जिससे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संध्याओं से, पलकें दुबी सी थी पर अभी नहीं कोई सुनता था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही कहा, से ही मानो हार एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। उनकी ये जो कविता सुनी, ये पूरी कविता है यहाँ से कुंवर नारायण जी की, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता 1941 में उन्होंने लिखी थी। और काशी में एक शाम के समय मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बिस्मिल्लाह खां का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें था कि काशी संस्कृति की पाठशाला है और वहाँ पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते थे। तो वहाँ पर उपशास्त्रीय तौर पर अगर कोई गोष्ठी हुई होगी या कोई कवि सम्मेलन हुआ होगा, उसमें शमशेर बहादुर सिंह जी गए और वहाँ पर उन्होंने उनकी इन कविताओं की पंक्तियों को सुना डाला। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूं न मैं एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। आज दोबारा अब ये कविता सुन ली उन्होंने, किन्होंने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, नामवर सिंह जी ने जब ये कविता सुनी शमशेर बहादुर सिंह जी के मुख से। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनोम्स का एक वाक्य याद आ रहा है। ये थियोडोर एडोनो जो है वो विदेशी है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। कि कविता का भाव वही समझ सकता है जो मानवता की आवाज़ समझ सकता है। मानवता के यानी कि मनुष्य होने के नाते आपके क्या दायित्व बनते हो, मनुष्य होने के नाते आपके क्या कर्तव्य बनते हैं,
मनुष्य होने के नाते समाज के प्रति आप क्या देना चाहते हो, समाज से आप क्या उम्मीदें रखते हो, समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य बनते हैं, ये सारे के सारे जो व्यक्ति समझ सकता है, जो एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, वही इस कविता के भावों को समझ सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है जो, और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु है जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। बच्चन कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पर रहस्यवाद का उद्घाटन किया अपनी कविताओं में। हालावादी कहे जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने छायावाद से रहस्यवाद को अलग कर दिया था, इसलिए वे हालावादी कहे जाते थे। इस सांसता की स्थिति में उभरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई। जब शमशेर जी सामाजिक यथार्थता को बताने में चल पड़े तो कविता जो है पूरी की पूरी सामाजिक धरातल पर हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी समाज को व्यक्त करने वाली हो गई। जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हो गई। अगर वे समाज, यहाँ पर देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी की इस कविता के माध्यम से या कविता के इन भावों के माध्यम से नामवर सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रगीत से अलग हो जाता है, समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करना एकमात्र उसका लक्ष्य हो जाता है, वो प्रगीत से ही नहीं कविता के जो तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व, उनसे भी अपनी कविता को वंचित कर देता है। और साथ में कविता है वो कैसी हो जाती है? निरर्थक हो जाती है। जल्द ही रघुवीर साय के शब्दों में कवि ने, यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इन अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। अगर कविता ढंग से नहीं हुई है, कविता अपने तत्वों से विरक्त हो गई है, कविता अपने तत्वों से वंचित हो गई है, तो फिर आत्मसंघर्ष चालू हो जाता है कि मैंने कहाँ पर क्या गलती करी। वो आत्मसंघर्ष या आत्म अंतर्द्वंद जो है वो कवि को बिल्कुल निढाल बना देता है। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्राय बही संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरों में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा भी फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर दरवाज़ा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यस्तता के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आई। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। मतलब ढेर सारी कविताएं तो लिख डाली लेकिन कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए वे। बस उन्होंने सोचा कि कविता का समय चल रहा है, दौर चल रहा है, उन्होंने दौर पूरा किया, लेकिन वे सारी की वह सारी निरर्थक हुई थी। कविता को भी शर्म आ गई कि मैं कहाँ पर प्रबुद्ध हो गई हूँ, आ गई हूँ। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़े। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है पहले से उसका ज्ञान होना। प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है पहले से उसका ज्ञान होना, अथवा प्रत्याश्वस्ति यानी कि पहले से आश्वस्त होना, मतलब आशावादी होना जैसा कुछ अवश्य है। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा घटित हुआ, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो केवल अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच होता है और न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई संकोच होता है या हिचक होती है, और न किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है, और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस है कि मैं ये जो व्यवस्था है उसको मैं अपने अंदर लूँ या अपनी कविताओं में समाहित लूँ। आज के कवि का जो दौर है या आज की कविताओं का दौर है वो समाज की यथार्थता को बताने का है और उसमें प्रगीत का समावेश अवश्य होगा।
तभी वो कविता कही जाएगी, अन्यथा वह कविता नहीं कही जाएगी। तो नामवर सिंह जी जो अन्य कवि जो कह रहे थे कि कविता यानी कि कवि और प्रगीत और समाज दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, तो प्रगीत और समाज किसी भी हालत में अलग अलग नहीं रह सकते। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठाने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई देता है, ये जो विशेषता है किसकी, आधुनिक कविता के दौर की, आधुनिक कवियों की, जो प्रगीत और समाज दोनों को लेकर चलते हैं उनकी है। न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। न तो आज का कवि रोमांच को समर्थन दे रहा है, न वो अपनी आत्मपरक दृष्टि रख रहा है, बल्कि वो समाज परक दृष्टि रख रहा है। सामाजिक धरातल में आत्मपरकता को विशेष महत्व दे रहा है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत दिखाई दे रहा है कि नए तरीके का प्रगीत आया है, नए तरह का लिरिक्स आया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश है। इसका अर्थ है उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचना की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, ये नामवर सिंह जी की है। जड़ीभूत सौंदर्य अनुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं है कि यह प्रगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता या प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन और में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफी गर्म होती है। यदि सिर्फ दो ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त किया जा सकता होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू यह है कि शरद विल्लोरे की तब तो यही था। कविता की इन पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में, हार कर में समूचा तराजू पर ही चढ़ गया आसमान से, फूल नहीं बरसे कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। तो यहाँ इन कविताओं के माध्यम से जो नामवर सिंह जी है अन्य कवियों के माध्यम से, अन्य साहित्यकारों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रगीत और समाज दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आप प्रगति कर रहे हो, अगर आप किसी तरह का विकार कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, तो उसमें कहीं हद तक प्रगीत की भी आवश्यकता है और कहीं हद तक समाज की यथार्थता को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है। तो दोनों ही को लेकर साथ में चलना है। और इस उपलक्ष्य में नामवर सिंह जी ने बहुत सारे कवियों का यहाँ उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, निराला जी का करा है, और साथ में उन्होंने त्रिलोचन का करा है, शमशेर बहादुर सिंह जी का करा है। मतलब कई ऐसे साहित्यकारों का उल्लेख करके उन्होंने बताया है कि आज का जो दौर है वो प्रगीत को भले ही लेकर चला है, लेकिन प्रगीत का नया रूप, नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। काफ़ी टफ चैप्टर था, इसको समझने में काफ़ी कठिनाई है, लेकिन सारांश लेकर आऊँगी मैं। सारांश में आपको पूरी कहानी के तौर पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ नामवर सिंह जी क्या बताना चाहते हैं, मूल भाव इसका क्या है। तो प्रश्न उत्तर से आपका ये जो चैप्टर है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।